हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का गेस वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन गेस होंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। और 2022 में टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर के आए। एग्जाम में इतना बड़ा टारगेट है और परीक्षा में यहीं से प्रश्न आप लोगों का आएगा। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है लगभग एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्षेमेंद्र की रचना जो है कौन सी है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहद कथा मंजरी। देखिए, बृहद कथा जो मंजरी है ये किसकी रचना है, तो क्षेमेंद्र की यह रचना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। इंडिका किसकी रचना है, सही आंसर आप लोग का ऑप्शन भी है, मेघासनीज। देखिए, मेघासनीज की रचना कौन सी है। देखिए, इंडिका जो है किसकी रचना है, तो मेघासनीज की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। यानी कि किस गुप्त शासक को जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है, समुद्रगुप्त। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। यानी कि समुद्रगुप्त ये गुप्त शासक हैं और इनको जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। किनको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। यानी कि गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है महापिलुपति। यानी कि गुप्त काल में जो है हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको महापिलुपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो महापिलुपति कहा जाता था। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत थी। महिला संत कौन सी थी, सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है आप लोग का इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का है मीरा, ऑप्शन नंबर बी है अंडाल, ऑप्शन नंबर सी है कराईकल। देखिए, तीनों जो है ये क्या है, तो महिला संत थी। याद कर लेना है, ये तीनों जो थी वो क्या थी, तो महिला संत थी। अगला क्वेश्चन है, दम की शुरुआत किसने की थी। देखिए, दम की जो शुरुआत है ये किसने किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का अशोक। देखिए, अशोक जो है इन्होंने जो है दम की शुरुआत की थी। किसने किया था, तो अशोक ने दम की शुरुआत की थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। यानी कि समुद्रगुप्त की जो तुलना है किस यूरोपीय शासक से किया जाता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है नेपोलियन। देखिए, समुद्रगुप्त की जो तुलना है इनकी तुलना जो है नेपोलियन जो है यूरोपीय शासन से की जाती है। यानी कि नेपोलियन जो है ये क्या है, तो यह एक यूरोपियन शासक है, यूरोपियन शासक है और इनसे तुलना की जाती है समुद्रगुप्त की। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक बताना है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी हो जाएगा चंद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त जो थे ये मौर्य वंश का क्या था, तो संस्थापक था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए, समुद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, श्रवणबेलगोला में। यानी कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो श्रवणबेलगोला में जो है समुद्र की चंद्रगुप्त क्या हुई थी, तो वहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये किस धर्म को मानने वाला था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है जैन। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह जैन धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को मानने वाला था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा बताना है कौन थे। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का है बृहद्रथ। देखिए, बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का क्या है, तो अंतिम राजा थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान बताना है कि कौन था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है पन्याध्यक्ष। देखिए, पन्याध्यक्ष जो है ये मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। किसका प्रधान था, तो मौर्यकालीन टकसाल का ये प्रधान था। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का है पाटलिपुत्र। यानी कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
14 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य है वो कहाँ पे स्थित है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है उड़ीसा, यानी कि मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में जो है समाहर्ता कौन था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन में क्या था, तो समाहर्ता था। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है मौर्य काल में ब्राह्मदेव क्या था। मौर्य काल में जो है ब्राह्मदेव क्या था। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है भूमिदान, यानी कि मौर्य काल में जो ब्राह्मदेव था वो क्या था, तो ये भूमिदान था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक का जो है व्यक्तिगत धर्म बताना है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म जो है यह अशोक का व्यक्तिगत क्या है, तो इनका यह व्यक्तिगत धर्म था। चलिए 18 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। यानी कि अशोक ने जो है महेंद्र और संघमित्रा को जो है धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सिंहला द्वीप, यानी कि सिंहला द्वीप में जो है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए भेजा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को बाद में देखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। यानी कि अशोक जो था वह किस वंश का शासक था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मौर्य वंश, यानी कि अशोक जो था वो किस वंश का शासक था, तो यह मौर्य वंश का शासक था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। यानी कि अशोक जो है कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है उपगुप्त, यानी कि अशोक जो है उपगुप्त ये बौद्ध भिक्षु हैं, इसके प्रभाव में आकर के ये जो है अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है राजगृह की नगर वधु का नाम था। राजगृह की नगर वधु का नाम बताना है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है सालवती। देखिए राजगृह की नगर वधु का नाम था, तो सालवती राजगृह की नगर वधु का ये नाम था। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। यानी कि ऐसा किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा जो है सुखी और प्रसन्न है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है कौटिल्य। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कौटिल्य ने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म जो है वह है जिससे प्रजा सुखी रहे और प्रसन्न रहे। 23 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम के लिए बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है कलिंग की राजधानी थी, कहाँ पे थी। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आप लोग का है तोसाली, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है कलिंग की राजधानी थी, तो तोसाली जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है कलिंग की राजधानी थी। 24 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। यानी कि आर्यभट्ट जो था ये कहाँ का वासी था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है पटना, यानी कि आर्यभट्ट जो थे ये कहाँ के निवासी थे, तो अपने पटना के निवासी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। यानी कि द्वितीय नगरीकरण के जो नगरे थे उनको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी है। ऑप्शन सी है लौहयुगीन नगर, यानी कि द्वितीय नगरीकरण के जो नगरों थे उनको क्या कहा जाता था, तो लौहयुगीन नगर कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख बताना है कि कौन सा है। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है बोगजा कोई का अभिलेख, यानी कि बोगजा कोई का जो अभिलेख है ये भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है मेघासनेज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। यानी कि मेघासनेज जो है किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में जो है ये पाटलिपुत्र आया था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आप लोग का है सेल्यूकस, यानी कि मेघासनेज जो है सेल्यूकस ये यूनानी शासक हैं और इनके राजदूत के रूप में जो है पाटलिपुत्र आया था। तो कौन, मेघासनेज।
28 नंबर क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस अभिलेख में किया गया है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 13वें शिलालेख में, यानी कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये आप लोग के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है चीनी यात्री फाहान। देखिए चीनी यात्री फाहान जो है ये किस शासक के काल में भारत आया, यानी कि चीनी यात्री फाहान जो है ये किस शासक के काल में भारत आया था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है विक्रमादित्य। ध्यान से देखेंगे विक्रमादित्य, यानी कि चीनी यात्री फाहान जो है विक्रमादित्य शासक के काल में जो है ये भारत आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है मेघासनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। मेघासनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मेघासनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ये भारतीय शासक हैं और इनके दरबार में आया था कौन, तो मेघासनीज। चलिए 31 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी कि किस अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है एरन अभिलेख, यानी कि एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है। वानभट्ट की रचना है कादम्बरी, इसमें बताना है कि किस शासन काल का इसमें वर्णन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन, यानी कि वानभट्ट की जो रचना है कादम्बरी इसमें जो है हर्षवर्धन ये शासन है और इनके काल का इसमें वर्णन किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। गुप्त संवत जो है कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम और 319 से 20 ईस्वी में इसका जो शुरू किया गया था। यानी गुप्त संवत जो है 319 से 20 ईस्वी में इसका शुरू किया गया था और किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र की जो रचना है किसने की थी। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है विष्णु शर्मा, यानी कि विष्णु शर्मा जो है इन्होंने जो है पंचतंत्र की इन्होंने रचना की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बताना है कि कौन थे। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त जो है यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, तो संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का है गुप्त काल, यानी कि भारतीय इतिहास का गुप्त काल को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण काल कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थशास्त्र में जो है कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 8, यानी कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना हुई थी वो कब हुई थी। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है हेनसांग, यानी कि हेनसांग जो थे ये क्या थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, तो छात्र थे। 40 नंबर क्वेश्चन है और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी कि किस गुप्त शासक को जो है उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त को, यानी कि समुद्रगुप्त शासक को जो है उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।